हेलो गाइस, हम आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 10वीं का विज्ञान हिंदी माध्यम में। हिंदी माध्यम में विज्ञान लाने का मतलब ये है क्योंकि बोर्ड की परीक्षाएं काफ़ी नज़दीक हैं और उसको ध्यान में रखते हुए ये कोर्स चलाया जा रहा है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10वीं के विज्ञान के पहले अध्याय के बारे में, जिसका नाम है रासायनिक अवक्रियाएं एवं समीकरण। अब रासायनिक अवक्रियाएं एवं समीकरण जो ये अध्याय है, अगर बोर्ड में देखें तो इस अध्याय से 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन हर साल पूछे जाते रहे हैं। तो देखते हैं, आइए देखते हैं इस अध्याय के अंदर ऐसे कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जहां से प्रश्न पूछे गए हैं बोर्ड परीक्षाओं में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो अगर बात करें महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में इस अध्याय से, तो पहला जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल समझते हैं, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एक समीकरण हम ले लेते हैं, जैसा कि एक असंतुलित समीकरण आपको दे देगा बोर्ड परीक्षा में और उसको बोलता है इसको संतुलित करके बताइए। तो हम एक एग्जांपल समझते हैं जो कि है Na+H2O, और ये दे देगा आपको इस तरह से NaOH+O2। ये आपको एक समीकरण दिया है। अब इसको जाएगा आपको कि आपको इसको संतुलित करके बताना है, इसमें कहाँ पर असंतुलन है, इसको आपको संतुलित करना है। तो इसको आप संतुलित कैसे करेंगे? इसके लिए अगर देखें तो यहाँ पर सोडियम का क्या है, यहाँ पर एक अणु है, यहाँ पर भी सोडियम का एक अणु है, यहाँ पर हाइड्रोजन का एक अणु है और यहाँ पर हाइड्रोजन का दो अणु है, यहाँ पर हाइड्रोजन का दो अणु और एक अणु, कितने हो गए? 3 हो गए। इसका मतलब कि अगर समीकरण को देखो तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है और इस तरफ कितने हैं? सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन है। तो इसको संतुलित कैसे करेंगे हम? संतुलन करने के लिए हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर तत्व है जिसका ज़्यादा अणु हो उसी को हम पहले पकड़ते हैं या उसी को हम पहले देखेंगे, उसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे और उसको बैलेंस कर लेंगे तो आसानी से हमारा समीकरण संतुलित हो जाएगा। तो आइए हाइड्रोजन को पहले हम संतुलित करते हैं। तो हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए पहले सोडियम को लिख लेते हैं, और हाइड्रोजन के लिए अगर यहाँ पर 3 हाइड्रोजन हमें करना है, अगर 3 लिख देंगे, 3 हाइड्रोजन कैसे कर सकते हैं? अगर यहाँ पर 2 लिखेंगे तो ये 4 हो जाएंगे, तो यहाँ पर एक कम पड़ जाएगा। इसके लिए हम 2 लिख के देखते हैं। अगर यहाँ पर 2H2O कर दें हम तो क्या हो जाएगा? 2H2O करने से मतलब यहाँ पर 4 हो गए। 4 करने के लिए यहाँ पर क्या करना, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा 2NaOH प्लस हो जाएगा H2 के। अब यहाँ पर देखें तो कितने हो गए? 2 इधर हो गए और 2 इधर, 4 और ये 4 बराबर हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन को देखें तो 2 ऑक्सीजन यहाँ बता रहा है और 2 ऑक्सीजन यहाँ बता रहा है, तो ये भी हमारा क्या हो गया? बैलेंस हो गया। अब सिर्फ सोडियम यहाँ पर 2 है और यहाँ पर सोडियम 1 है, तो इसको क्या करेंगे? 2 कर देंगे। अब ये क्या थी? ये असंतुलित थी, ठीक है, असंतुलित समीकरण। लेकिन ये क्या हो गई? ये संतुलित हो गई। तो इसी तरह से हमें संतुलित करना है असंतुलित समीकरण को। तो आगे हम इसी से रिलेटेड प्रश्न देखेंगे कि किस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं पिछले सालों में बोर्ड के एग्ज़ाम में, तो उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। सेकंड जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसमें अगर देखें तो वो है अपघटन या वियोजन अवक्रिया। अब वियोजन अवक्रिया होती क्या है, इसको अगर हम समझ लेंगे तो इससे आने वाले सारे प्रश्नों को हम आसानी से कर पाएंगे। तो अगर हमें वियोजन अवक्रिया को समझना है तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि वियोजन का मतलब क्या होगा। अगर इसके शाब्दिक अर्थ को हम समझ जाएंगे तो आसानी से हम वियोजन अवक्रिया को याद कर पाएंगे, या वियोजन अवक्रिया होती क्या है इसको हम याद कर पाएंगे। तो वियोजन का मतलब होता है अलग करना, पृथक करना, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में पृथक करना या अलग करना, ठीक है। मतलब कि वियोजन अवक्रिया वो अवक्रिया होती है जिसमें एक अभिकारक, सिर्फ एक अभिकारक होता है और ये टूट करके 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है, ठीक है, 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है, ठीक है। इस तरह की अगर कोई भी अवक्रिया हो रही है तो उसको हम क्या कहेंगे? वो वियोजन अवक्रिया है। वियोजन अवक्रिया 3 तरह की होती हैं। अगर इसके प्रकार की बात करें तो ये 3 तरह की होती हैं। जो पहला वियोजन अवक्रिया होती है वो होती है ऊष्मीय, ऊष्मीय वियोजन या अपघटन बोल सकते हैं इसको हम, क्योंकि अपघटन और वियोजन दोनों एक ही शब्द होते हैं। ऊष्मीय अपघटन मतलब इसमें क्या होता है कि जो अभिक्रिया हो रही है वो ऊष्मा की मदद से हो रही है, ऊष्मा की वजह से अभिक्रिया संपन्न हो रही है। तो अगर एक इसका उदाहरण देखें तो उदाहरण क्या हो सकता है? CaCO3, इसे बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम गर्म करें, इसको हम अगर ऊष्मा दें या गर्म करें तो क्या होगा? ये CaCO3 है जो कि बिना बुझा हुआ चूना जिसको बोलते हैं, ये टूट करके बन जाता है CaO में, और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को ये छोड़ता है। ये गैस जो निकलती है वो कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से बाहर निकल जाती है और हमारे पास जो बचता है
उत्पाद वो होता है CaO। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ऊष्मा की मदद से अवक्रिया यहाँ पर संपन्न हो रही है। अब बात करते हैं दूसरे प्रकार के बारे में। तो जो दूसरा प्रकार है इसका, ये होगा विद्युत अपघटन। तो सेकंड पॉइंट हो गया हमारा विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन में क्या होता है कि विद्युत के मदद से अपघटित होता है अभिकारक। ठीक है, एक अभिकारक होता है जो कि विद्युत की मदद से वो अपघटित होकर दो या दो से अधिक अभिकारक में टूट जाता है, या सॉरी उत्पाद में टूट जाता है। तो अगर इसके उदाहरण की बात करें तो उदाहरण इसका हो सकता है जल, जो कि है दो अणु यहाँ पर हम जल के ले रहे हैं, जिसको हम विद्युत की मदद से, यहाँ पर अगर विद्युत लिखेंगे, यहाँ पर जो क्रिया करा रहा है वो कौन है, विद्युत है। तो विद्युत की मदद से अगर देखें तो जब जल में विद्युत प्रवाहित होती है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तो ये हो जाता है 2H2 प्लस O2। ठीक है, तो यहाँ पर एक अभिकारक टूट करके विद्युत की मदद से दो उत्पाद बना रहा है। तो इस तरह से ये विद्युत अपघटन हो गया। और जो इसका तीसरा प्रकार है प्रकाश अपघटन। प्रकाश अपघटन, प्रकाश अपघटन में क्या हो रहा है कि प्रकाश की मदद से, जिस तरह से यहाँ पर विद्युत की मदद से हो रहा था अपघटन, उसी तरह से प्रकाश की मदद से यहाँ पर अपघटन होगा। तो इसका भी एक उदाहरण ले लेते हैं हम। उदाहरण इसका हम लेते हैं 2AgCl का। जो सिल्वर क्लोराइड है, इसको अगर धूप में रख दें, प्रकाश की उपस्थिति में या धूप में कहीं भी रख दें, तो ये क्या होगा कि अलग अलग टुकड़ों में टूट जाता है। मतलब क्लोरीन अलग हो जाएगी और Ag जो है ये अलग हो जाता है। तो ये प्रकाश की मदद से हो रही है, इसलिए इसको प्रकाश अपघटन बोलते हैं। तो अपक्रिया जो हमारी होगी ये हो जाएगी 2Ag प्लस हो जाएगा ये Cl2 के। Cl2 यहाँ पर गैस है जो कि ऊपर की तरफ चली जाएगी, और Ag यहाँ पर जो कि उत्पाद है वो नीचे की तरफ ही रहेगा। मतलब ये सॉलिड है, सॉलिड स्टेट में या ठोस अवस्था में बना रहेगा। तो इस तरह से हमने देखा कि जो अपघटन या वियोजन अपक्रिया है उसके तीन प्रकार होते हैं: ऊष्मीय अपघटन, विद्युत अपघटन और प्रकाश अपघटन। अब हम बात करेंगे महत्वपूर्ण बिंदु के तीसरे बिंदु के बारे में। तो तीसरा पॉइंट है, ये है हमारा विद्युत विस्थापन अपक्रिया। विस्थापन अपक्रिया में क्या होता है कि एक जो है तत्व जो होता है वो दूसरे तत्व को विस्थापित कर देता है। इसको भी वो एक उदाहरण समझते हैं। उदाहरण समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। यहाँ पर फेरस प्लस हो जाएगा यहाँ पर CuSO4। CuSO4 को क्या बोलते हैं, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का जब अपक्रिया होती है आयरन के साथ तो ये बना लेता है आयरन सल्फेट FeSO4, और प्लस जो है जो कॉपर है वो बाहर निकल जाता है। ऐसा इसलिए हो रहा है यहाँ पर क्योंकि आयरन जो है ये ज़्यादा क्रियाशील है कॉपर की अपेक्षा। तो इस वजह से ये कॉपर को विस्थापित करके उसका जगह खुद ले लेता है और इसको बाहर निकाल देता है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर विस्थापन हो रहा है कॉपर का। कौन कर रहा है, फेरस कर रहा है। फेरस कॉपर को विस्थापित करके SO4 के साथ जुड़ जा रहा है और कॉपर को बाहर निकाल दे रहा है, जो कि कॉपर हम देख सकते हैं बाहर, अगर रिएक्शन के रिजल्ट में देखें तो क्या निकल रहा है, FeSO4 जो कि फेरस सल्फेट है और कॉपर जो कि बाहर निकल रहा है। तो इस तरह से विस्थापन अपक्रिया। अब विस्थापन अपक्रिया भी दो तरह से होती है। पहला तो विस्थापन अपक्रिया जो कि एकल विस्थापन अपक्रिया इसको बोलते हैं। जो पहला होता है ये होता है एकल विस्थापन अपक्रिया। दूसरा होता है जो वो होता है द्विविस्थापन अपक्रिया। ये हो जाएगा द्विविस्थापन। तो एकल विस्थापन और द्विविस्थापन में क्या अंतर है? एकल विस्थापन तब होता है जब एक ही चीज को विस्थापित किया जा रहा हो, जैसा कि ये क्या है, एकल विस्थापन है। ये एकल विस्थापन का उदाहरण है। द्विविस्थापन का उदाहरण अगर हम देखें तो ये हो सकता है हमारा Na2SO4 प्लस हो जाएगा इसके साथ ये BaCl2 के साथ अगर रिएक्शन कर रही है। ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, यहाँ पर दो चीजें विस्थापित होगी। अगर हम देखें फाइनल रिजल्ट की अपक्रिया में बन क्या रहा है, जो उत्पाद हमारा बन रहा है वो बन रहा है BaSO4। यहाँ पर Ba ने विस्थापित किया NO2 को, ठीक है, और ये बना लिया BaSO4 जिसको हम बेरियम सल्फेट भी बोलते हैं। ठीक है, और इसके साथ प्लस में आ जाएगा दो अणु बन रहा है सोडियम क्लोराइड का जिसको नमक बोलते हैं। तो देख सकते हैं कि सोडियम पहले यहाँ पर था, SO4 के साथ जुड़ा हुआ था, ये रिएक्ट होकर या रिएक्शन करके ये बना रहा है BaSO4, और जो Ba है ये SO4 के साथ जुड़ जा रहा है तो बेरियम सल्फेट बन गया, और सोडियम जो है क्लोरीन के साथ जुड़ के दो अणु बना रहा है सोडियम क्लोराइड के जिसको हम नमक भी बोलते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं यहाँ पर दो चीज़ों का विस्थापन हो रहा है एक साथ एक ही अपक्रिया में, इसलिए इसको हम नाम दिए हैं द्विविस्थापन अपक्रिया।
अब बात करते हैं चौथे पॉइंट के बारे में, जो कि है उपचयन तथा अपचयन अवक्रिया। उपचयन अवक्रिया और अपचयन अवक्रिया में क्या है, इसको अगर हिंदी में इसका दूसरा एक नाम होता है आक्सीकरण। आक्सीकरण, उपचयन मतलब होता है आक्सीकरण। आक्सीकरण क्या होता है कि ऑक्सीजन या तो जुड़ रहा हो अवक्रिया में उत्पाद के साथ, उत्पाद में अगर देखें तो ऑक्सीजन या तो जुड़ रहा हो या हाइड्रोजन बाहर निकल रहा हो। और अपचयन में क्या होता है, इसका उल्टा, या तो हाइड्रोजन जुड़ रहा होगा या ऑक्सीजन बाहर निकल रहा होगा। तो दोनों एक दूसरे के विपरीत अवक्रियाएं होती हैं, उपचयन और अपचयन। ठीक है, सो इनको दोनों को पहले हम बात करते हैं उपचयन की। उपचयन के लिए हम एक उदाहरण लेंगे, इसका भी एक। तो उपचयन के लिए उदाहरण होगा हमारा 4Na सोडियम प्लस हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑक्सीजन। Na की अवक्रिया हम करा रहे हैं ऑक्सीजन के साथ। तो ये बनाता है, जो इसका उत्पाद बनेगा उपचयन से, वो बनेगा 2Na2O। 2Na2O बन रहा है यहाँ पर, जिसको हम सोडियम ऑक्साइड करते हैं। सोडियम और ऑक्सीजन अवक्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बना रहे हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सोडियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो जब ऑक्सीजन ऐड हो, इसमें उपचयन मतलब होता है कि ऑक्सीजन जुड़ रहा है, प्लस हो रहा है क्या, O, ऑक्सीजन जुड़ रहा है उत्पाद में। और उपचयन जो होगा, सॉरी अपचयन जो होगा, अपचयन क्या है, अपचयन इसका उल्टा हो जाता है। यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन निकल रहा होता है। या हम यहाँ पर बोल सकते हैं, अगर हाइड्रोजन यहाँ पर होता है तो क्या होता है, उपचयन में अगर हाइड्रोजन होता तो हाइड्रोजन बाहर निकल रहा होता है, मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन पहले जुड़ा होता तो हाइड्रोजन बाहर निकल जाता। लेकिन अपचयन में क्या होता है कि हाइड्रोजन जुड़ता है और ऑक्सीजन बाहर निकलता है। देखते हैं इसको कैसे होता है। एक अवक्रिया की मदद से इसको हम अगर देखें तो ये हो जाएगा 2KClO3। इसकी अवक्रिया अगर कराएं तो ये बनता है 2KCl और निकलता है यहाँ पर 3O2, मतलब ऑक्सीजन के 3 अणु बाहर निकलते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं अपचयन में क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है। KClO3 में KCl बन रहा है उत्पाद, और O3 क्या है, ऑक्सीजन है, 3 अणु ऑक्सीजन के बाहर निकल गए। तो इस तरह से अपचयन और उपचयन की अवक्रिया संपन्न होती है। अब आगे हम बात करेंगे इन सभी जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, इनसे किस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं। तो पिछले साल से कुछ प्रश्न हमने यहाँ पर लिए हैं, जिनको हम सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं प्रश्न कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर जो हमारा पहला प्रश्न है, बहुविकल्पीय प्रकार का प्रश्न है ये। इसमें देखें तो ये समीकरण संतुलन का एक सवाल है, हमारे पास आया हुआ है, जो कि पिछले साल बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया था। इस समीकरण में बोल रहा है Be2C जो है वो अवक्रिया कर रही है XH2O के साथ और बना रही है YBeOH का होल ट्वाइस प्लस CH4। और इसमें पूछा गया है कि x और y का मान क्या होगा। x और y का मान मतलब हमको क्या करना है, समीकरण को संतुलित करना है। ये असंतुलित समीकरण दी हुई है हमें। तो हमने अभी इससे पहले आपसे बताया था कि समीकरण संतुलन के लिए सबसे जरूरी क्या है कि जो अणु सबसे ज़्यादा हो, या जिस भी अणु का नंबर सबसे ज़्यादा है, उसको अगर हम संतुलित कर लें तो हमारी जो अवक्रिया है वो संतुलित हो जाएगी। तो इसके लिए अगर देखें तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन देख सकते हैं, यहाँ पर 4 हो गया और यहाँ पर भी 2 है। तो 4 2 6 हाइड्रोजन इधर हो गए, और यहाँ पर सिर्फ क्या है, 2 हाइड्रोजन है। तो इसको अगर संतुलित करें तो ये बन जाएगा, हमारा जो समीकरण होगा ये हो जाएगा Be2C प्लस हो जाएगा यहाँ से 4H2O, और इसको हम बनाएंगे y की जगह क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ BeOH होल ट्वाइस प्लस CH4 के। अब देखते हैं कि समीकरण हमारा संतुलित है या नहीं। तो मतलब कि x की वैल्यू हमने 4 रखी और y की वैल्यू हमने 2 रखी। तो देख सकते हैं हाइड्रोजन के यहाँ पर 4 दूनी 8 अणु हो गए और 8 परमाणु हो गए। और हाइड्रोजन का इधर अगर देखें तो यहाँ 4 था और यहाँ पर 2 और ये 2 कितने हो गए, 4 हो गए। तो 4 4 8 हो गए। तो 8 हाइड्रोजन यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। ऑक्सीजन अगर देखें तो 4 इधर है और इधर भी देखें तो 4 ऑक्सीजन, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2, 4 हो गए। बेरिलियम 2 है इधर और इधर भी 2 है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमारा जो समीकरण है वो पूर्ण तरह से संतुलित है। तो जो इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा, सी 4,2। दूसरा जो सवाल है वो क्या है, Fe2O3 प्लस 2Al, ये अवक्रिया करके बना रहे हैं Al2O3 प्लस 2Fe। तो उत्पाद और ऑक्सीकारक अगर दोनों को देखें, अभिकारक दोनों को अगर देखें यहाँ पर, तो हमसे पूछा गया है कि यहाँ पर किस तरह की अवक्रिया हो रही है। तो अगर देखें तो Al जो है यहाँ पर इसको हटा करके विस्थापित करके Fe2 को खुद यहाँ पर आ जा रहा है, Al2O3 बना रहा है फाइनल जो उत्पाद बन रहा है हमारा। तो इस वजह से हम क्या कहेंगे, ये क्या है, विस्थापित अवक्रिया, विस्थापन अवक्रिया है। मतलब
जो एल्यूमिनियम है वो क्या कर रहा है, आयरन को विस्थापित कर रहा है। तो हमारा आंसर हम देखेंगे ऑप्शन में कौन सा सही है विकल्प, तो ये हो जाएगा विस्थापन अवक्रिया, ये हो जाएगी विस्थापन अवक्रिया। द्विविस्थापन नहीं होगा क्योंकि Fe निकल रहा है बाहर। अगर Fe किसी और के साथ जुड़ रहा होता, उत्पाद बना रहा होता जुड़ करके, तब ये द्विविस्थापन अवक्रिया होगी। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज विस्थापित हो रहा है, तो इसको विस्थापन या एकल विस्थापन अवक्रिया बोलेंगे हम। जो तीसरा प्रश्न है उसमें देखें तो बोल रहा है निम्न अवक्रिया में कि आक्सीकारक पहचान कर लिखिए। ये जो अवक्रिया हो रही है ये संतुलित अवक्रिया है, इसमें बोल रहा है कि आक्सीकारक क्या है, इसको हमको पहचानना है इस अवक्रिया में से। तो आक्सीकारक की पहचान हम कैसे कर पाएंगे, तो आक्सीकारक की पहचान करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि इसमें आक्सीकरण किसका हो रहा है या उपचयन किसका हो रहा है। जिसका उपचयन हो रहा है वही आक्सीकारक है। तो यहाँ पर जिसके साथ ऑक्सीजन लगी है वो क्या है, Mn के साथ देख सकते हैं ऑक्सीजन यहाँ पर लगा हुआ है। अब ये ऑक्सीजन यहाँ से अगर उत्पाद में देखें तो उत्पाद में MnCl2 बन रहा है, मतलब ऑक्सीजन यहाँ से क्या हो रही है, ऑक्सीकृत हो जा रही है। ऑक्सीकृत होकर यहाँ क्या बन रहा है, जल बन रहा है जो उत्पाद है। तो इस वजह से हम क्या कहेंगे, जो MnO2 है ये क्या है, हमारा ऑक्सीकारक है। बहुत ही आसान, ये देख सकते हैं, इसको समझना है। अगर हम ये समझ गए कि उपचयन और अपचयन अवक्रिया होती क्या है, तो ऑक्सीकारक वही होता है। अगर ऑक्सीकारक जब हम देख रहे हैं तो इसमें मतलब कि ऑक्सीजन बाहर निकलेगा, उत्पाद में क्या होगा, बाहर चला जाएगा। और जब हम बोलते हैं अपचयन की अवक्रिया तो उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ जाता है। ठीक है, फाइनल रिजल्ट जो होगा उसमें ऑक्सीजन जुड़ जाएगा अपचयन की अवक्रिया में। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन एक जो है ये सही होगा, MnO2 ये क्या है, यहाँ पर ऑक्सीकारक है। अब आगे के प्रश्नों को हम देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखें तो बोल रहा है जब कॉपर सल्फेट विलयन में लोहे के टुकड़ा डालते हैं तो वो कॉपर सल्फेट कॉपर व फेरस सल्फेट बनाता है। तो हमसे पूछा गया है कि अवक्रिया होती क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अवक्रिया लिख लेते हैं। कॉपर सल्फेट मतलब CuSO4 ये बन रहा है और इसमें हम ऐड कर रहे हैं क्या, लोहे का टुकड़ा। लोहे का टुकड़ा मतलब Fe हमने ऐड कर दिया। अब ये रिएक्शन करके बना रही हैं, अवक्रिया करके क्या बना रही हैं, फेरस सल्फेट, मतलब ये FeSO4 बना रहे हैं और कॉपर बाहर निकल रहा है। तो इससे पहले हमने देखा था कि इस तरह कब होता है, जब विस्थापन हो। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि Fe जो है विस्थापित कर रहा है किसको, कॉपर को। Fe यहाँ जुड़ गया और FeSO4 बना लिया, और कॉपर जो CuSO4 था जिसको हम कॉपर सल्फेट कहते हैं, इसको ये बाहर निकाल दिया है। तो देख सकते हैं ये किस तरह की अवक्रिया है, ये विस्थापन की अवक्रिया है। हमारा आंसर क्या होगा, विस्थापन अवक्रिया। दूसरा अगर देखें तो बोल रहा है लौह चूर्ण पर तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। जो लौह चूर्ण है उसका अवक्रिया कराने के लिए बोल रहा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है, ये हो जाएगा Fe और हो जाएगा HCl। ठीक है, HCl, और ये बना रहे हैं, या हमसे अवक्रिया ही पूछा है कि यहाँ पर क्या बनेगा। तो अगर देखें तो ये हो जाएगा FeCl2 और प्लस बनाएगा H2। अब अगर देखें तो यह अवक्रिया भी संतुलित नहीं है। इसको संतुलन करने के लिए क्या होगा, हमें 2 से यहाँ से मल्टीप्लाई करना होगा। अब देखें यहाँ पर तो Fe 1 है, Fe यहाँ भी 1 है, Cl 2 है यहाँ भी उत्पाद में भी 2 है, हाइड्रोजन के 2 अणु यहाँ पर भी हैं और यहाँ पर भी है। तो हमारा अवक्रिया ये संतुलित है। तो हम देख सकते हैं Fe+2HCl जब क्रिया करते हैं तो बनाते हैं FeCl2, फेरस क्लोराइड, और हाइड्रोजन के 2 अणु बाहर निकल रहे हैं। तो ये क्वेश्चन का आंसर यही होगा जो कि हमसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा, विकल्पीय प्रश्न पूछा गया या 1 नंबर के प्रश्न में पूछा जाता है। अब हम बात करेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में। अति लघु उत्तरीय प्रश्न का जो पहला प्रश्न है, अगर इसमें देखें तो इसमें बोल रहा है अमोनिया की पहली, इसमें 2 पार्ट है इस क्वेश्चन के। पहले पार्ट बोल रहा है मर्क्यूरस क्लोराइड तथा दूसरा पार्ट क्या है, क्लोरीन के अधिक के साथ अवक्रिया के रासायनिक समीकरण लिखना है। तो अमोनिया की 2 रासायनिक समीकरण पूछा है, एक मर्क्यूरस क्लोराइड के साथ, दूसरा पूछा है क्लोरीन के अधिक के साथ क्या होगी अवक्रिया। तो अगर हमको इसकी अवक्रिया लिखना है तो हमें पता होना चाहिए कि मर्क्यूरस क्लोराइड होता क्या है। तो इसको लिखते हैं, अमोनिया मतलब ये हो जाएगा NH3 या 2NH3 एक्चुअली हम लिखेंगे इसको, और प्लस हो जाएगा यहाँ पर Hg2Cl2। Hg2Cl2 क्या है, मर्क्यूरस क्लोराइड। मर्क्यूरस क्लोराइड का अगर देखें तो अमोनिया के साथ क्रिया होके ये बनाएगा यहाँ से Hg मतलब पारा बनाएगा, और ये बनाएगा HgNH2Cl
और उत्पाद में निकलेगा हमारे पास NH4Cl के। तो हम देख सकते हैं कि हमें इससे पूछा गया था कि रासायनिक समीकरण क्या है। तो अगर हमें मर्क्यूरस क्लोराइड पता होगा कि क्या है और समीकरण संतुलित करना आता होगा तो हम आसानी से इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। अब इसका दूसरा बोल रहा है कि अमोनिया की क्रिया कराना है हमारा क्लोरीन के अधिक के साथ। तो जो क्लोरीन के साथ इसकी अपक्रिया होती है वो होती है NH3 प्लस हो जाएगा 3Cl2 के। यहाँ पर क्लोरीन के 3 अणु हम ले रहे हैं और इसकी अगर अपक्रिया कराएंगे तो ये हो जाएगा NCl3 और प्लस ये बनाता है 3 अणु HCl के, हाइड्रोजन क्लोराइड के, हाइड्रोक्लोराइड के। सो यहाँ पर ये हमारी अपक्रिया दोनों संपन्न हो गई। दूसरा प्रश्न जो है उसमें बोल रहा है किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफ़ेदी के करने के लिए होता है। सफ़ेदी के लिए मतलब पुताई के लिए भी किया जाता है। तो हमें पहले प्रश्न में, इस प्रश्न के पहले पार्ट में बताना है कि पदार्थ जो X है इसका नाम क्या है और इसका सूत्र हमें बताना है कि ये किस चीज़ का होता है या क्या होता है, ये हमें बताना है। तो ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसका उपयोग किया जाता है सफ़ेदी के लिए? तो इसका आंसर होगा चूना। चूना क्या है? चूने को हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड क्या है? इसका अगर सूत्र हम, क्योंकि सूत्र भी लिखने के लिए बोला है, इसका सूत्र क्या होता है? तो ये होता है CaO। CaO ये होता है कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है पुताई के लिए, सफ़ेदी के लिए। और दूसरा इसका पूछा गया है कि उपरोक्त एक में लिखे पदार्थ X की जल के साथ अपक्रिया लिखनी है। तो जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसको अगर जल में डाल दें तो क्या होगा? तो हमें इसकी अपक्रिया दिखानी है, किसकी या किस तरह से जल के साथ अपक्रिया करता है। तो CaO प्लस हो जाएगा H2O और ये अपक्रिया करके बनाते हैं CaOH का होल ट्वाइस और प्लस यहाँ से ऊष्मा निकलती है। तो इसमें ऊष्मा हम लिख सकते हैं, ऊष्मा बाहर की तरफ निकलेगी। तो इसको हम बोलेंगे ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया है यहाँ पर, क्योंकि उसमें यहाँ पर क्या हो रही है? रिलीज हो रही है, बाहर निकल रही है। तो ये ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया है अगर अपक्रिया का प्रकार बताएं तो। और जो अपक्रिया हो रही है तो इसमें देख सकते हैं बिना बुझा चूना है और ये बुझा हुआ चूना है जो कि खाने योग्य इस्तेमाल करने योग्य चूना होता है। उसका सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस। अब इसी तरह से आगे के प्रश्न को डिस्कस करते हैं। इस प्रश्न पूछा गया है सिल्वर क्लोराइड को गहरे रंग की बोतल में क्यों रखा जाता है? तो इसका सीधा सा आंसर है, जो सिल्वर क्लोराइड होती है AgCl, ये प्रकाश की उपस्थिति में Ag और Cl में टूट जाती है, मतलब अलग अलग हो जाती है। इसी वजह से इसको क्या करते हैं? सिल्वर क्लोराइड को गहरे रंग की बोतल में रखा जाता है। गहरे रंग की बोतल में रखने से मतलब ये बन रहा है कि जो प्रकाश है वो कम से कम बोतल के अंदर जा पाए। तो अगर इसकी रिएक्शन देखें या अपक्रिया देखें तो ये होता है 2AgCl और ये बनाता है सूर्य के प्रकाश, ये प्रकाश की उपस्थिति में बना लेता है 2Ag और प्लस Cl2। Cl2 क्या है? गैस है, तो ये बाहर निकल जाती है और Ag जो है मतलब कि जो सिल्वर है वो उसी में रह जाती है, जिसको हम चांदी भी बोलते हैं हिंदी में। तो हम देख सकते हैं कि इसी वजह से इसको कहाँ रखा जाता है? गहरे रंग की बोतलों में रखा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, अपचयन अपक्रिया क्या है? निम्नलिखित अपक्रियाओं में ऑक्सीकृत तथा अपचयित होने वाले पदार्थों का चयन कीजिए। तो अपचयन अपक्रिया क्या है? इसको हमने पहले ही देख लिया कि अपचयन अपक्रिया क्या होती है। अपचयन अपक्रिया में हाइड्रोजन जो है जुड़ता है और ऑक्सीजन बाहर निकलता है। उपचयन अपक्रिया में क्या होता है? हाइड्रोजन जो है बाहर निकलता है और ऑक्सीजन जुड़ती है। तो यहाँ पर हमें बताना है, जो नीचे दो अपक्रियाएं लिखी हुई हैं, पहली और दूसरी, इन दोनों अपक्रियाओं में हमें बताना है कि कौन सा ऑक्सीकृत हो रहा है और कौन सा अपचयित हो रहा है पदार्थ। तो ऑक्सीकृत और अपचयित अगर देखें तो ये Fe2O3 प्लस 2Al जो है ये बना रहा है Al2O3 प्लस 2Fe। यहाँ पर देखें तो Fe जो है पहले ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ था और ये यहाँ से निकल के अलग हो गया और ऑक्सीजन के साथ Al जुड़ गया, मतलब ये विस्थापन हो रहा है इसका। तो यह विस्थापन की अपक्रिया है। और किसको विस्थापन कर रहा है? विस्थापित कर रहा है Fe को विस्थापित कर रहा है। तो ऑक्सीजन किस में जुड़ती है? ऑक्सीजन जुड़ती है उपचयन की अपक्रिया में। तो यहाँ पर अगर देखें तो ऑक्सीकृत कौन सा हो रहा है? Fe2O3 जो है ऑक्सीकृत हो रहा है और Al2 जो है वो उपचयित हो रहा है, अपचयित हो रहा है। ठीक है। दूसरे अपक्रिया में देखें तो
PbO प्लस सी जो है ये बना रहे हैं 2Pb प्लस CO2 का। तो यहाँ पर पहले देखें तो प्लम्बम के साथ या शीशे के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, और ये यहाँ से जो उत्पाद बना रहा है उसमें सिर्फ Pb रह जाता है और ये गैस बना लेता है कार्बन के साथ जुड़ करके ऑक्सीजन, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड है, और ये बाहर निकल जाती है। तो यहाँ पर PbO जो है ऑक्सीकृत हो रहा है, PbO ऑक्सीकृत हो रहा है, और ये जो है अपचयित हो रहा है ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन जो है कार्बन के साथ जुड़ करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रही है, तो यहाँ पर अपचयित हो रहा है। तो ये हमारी क्रिया इस तरह से, यह हमारा ये प्रश्न जो है इस तरह से हल हो गया। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण को एक ऊष्मा शोषी अपक्रिया माना जाता है, ऐसा क्यों? जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, प्रकाश संश्लेषण में अगर देखें तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो वनस्पति होते हैं वो क्या बनाते हैं? भोजन बनाते हैं अपना, जिसमें वायु होता है और जल होता है, ये दोनों उपस्थित होने चाहिए। इसकी अवक्रिया को अगर देखें तो ये अवक्रिया होती है, 6 अणु होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, और ये अवक्रिया करते हैं 12 अणु ऑक्सीजन के साथ। किसके उपस्थिति में? प्रकाश की उपस्थिति में। सूर्य का प्रकाश होता है जिसके उपस्थिति में ये बनाते हैं भोजन, और जो उत्पाद निकलता है, उत्पाद क्या होता है? C6H12O6, जिसको हम बोलते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, और साथ ही साथ ये बनाते हैं 6 अणु पानी का, और 6 अणु बनाते हैं ऑक्सीजन का। तो देख सकते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, इसमें प्रकाश की उपस्थिति के बिना ये अवक्रिया संपन्न नहीं हो सकती। इस वजह से प्रकाश यहाँ पर क्या है? एक ऊष्मा का काम कर रहा है, यहाँ पर एक कारक का काम कर रहा है जो अवक्रिया को संपन्न करवाने में मदद कर रहा है। ठीक है, इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये क्या है? प्रकाश संश्लेषण की एक अवक्रिया जो होती है ये ऊष्मा शोषी अवक्रिया है, क्योंकि यहाँ पर ऊष्मा की जरूरत पड़ती है जब पौधे अपना खाना बनाते हैं, तो इस वजह से इसको हम ऊष्मा शोषी अवक्रिया कहेंगे। अब हम बात करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न प्रकार के टाइप के। तो अगर लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में बात करें तो इसमें जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, विस्थापन एवं द्विविस्थापन अवक्रिया क्या होती है? उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। तो इसको हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ही हमने बात की थी कि विस्थापन अवक्रिया क्या होती है कि एक जो है ऑक्सीकारक जो एक तत्व होता है वो दूसरे तत्व को उत्पाद में जब बनाता है तो विस्थापित कर देता है, और इस तरह की अवक्रिया विस्थापन अवक्रिया है। अगर एक ही तत्व ये कर रहा है, अगर दो तत्व एक दूसरे को विस्थापित कर रहे हैं तो वो द्विविस्थापन अवक्रिया हो जाती है। दूसरा जो प्रश्न है इसमें पूछा है कि क्या होता है जब, यहाँ पर सिर्फ समीकरण लिखना है, यहाँ पर ब्रैकेट में अगर देखें तो सिर्फ बोला गया है कि केवल समीकरण लिखना है। तो पहला है, क्या होता है जब जस्ता तनु सल्फ्यूरिक अम्ल या H2SO4 से क्रिया करता है? तो यहाँ पर हमें क्या बनना है? समीकरण लिखनी है। तो समीकरण इसका लिख के देखते हैं। जस्ता मतलब होता है Zn, जिसको हम जिंक बोलते हैं। तो Zn प्लस हो जाएगा H2SO4, ये अवक्रिया करके बनाएगा ZnSO4, और ये प्लस हो जाएगा H2 के। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर पहला प्रश्न जो पूछा गया था विस्थापन का, और ये जो दूसरा प्रश्न का पहला पार्ट है ये भी एक विस्थापन अवक्रिया है, जिसमें बोल रहा है कि जस्ता जो है वो तन सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जस्ता जो है वो हाइड्रोजन को विस्थापित करके ZnSO4 बना रही है, जिसको हम जिंक सल्फाइड कहते हैं, ये बना रहा है, और हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है, हाइड्रोजन गैस के रूप में बाहर निकल रहा है। जो दूसरा है समीकरण वो है सल्फ्यूरिक अम्ल की कास्टिक सोडा के साथ क्रिया। तो सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है, जो इसको हम तन सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं, ये हो गया H2SO4 प्लस हो जाएगा कास्टिक सोडा का सूत्र होता है NaOH। यहाँ पर 2 लगाया गया है समीकरण को संतुलित करने के लिए, और ये क्रिया करके बनाते हैं Na2SO4 प्लस बनाएगा 2 अणु जल का या पानी का। तो ये नीचे की तरफ आएगा। ऊपर की तरफ तीर का निशान बताती है कि वो गैस है, बाहर निकल रही है, और जो नीचे की तरफ है वो प्रेसिपिटेट या जो उत्पाद बन रहा है वो ये दिखा रहा है कि नीचे की तरफ है, वो मतलब ऊपर नहीं जा रहा है। ठीक है, तीसरी अवक्रिया है अमोनिया की हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ। ये हो जाएगी अवक्रिया हमारा अमोनिया मतलब NH3, और ये क्रिया कर रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड मतलब HCl के साथ, और ये क्रिया करके क्या बनाता है? ये बनाता है NH4Cl। देखें तो यहाँ पर H2 है, 3 है, और ये एक हो गया 4, इधर भी 4 N हो गए, H हो गए,
N यहाँ पर एक है, इधर भी एक है और Cl एक है, तो ये बना लिया NH4Cl। अब दूसरे प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न में बोल रहा है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक क्यों है या क्यों आवश्यक है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, इसका आंसर ये है कि अगर हम देखें तो रासायनिक समीकरण होता क्या है, दो चीज़ें होती हैं। अभिकारक होते हैं, मान लेते हैं एक X अभिकारक है और एक Y है, ये अभिक्रिया करके बना रहे हैं Z, और मान लेते हैं कि A बना रहे हैं। इस तरह से X प्लस वाई जो है Z और A को बना रहे हैं। तो यहाँ पर X और Y क्या है, यहाँ पर अभिकारक हैं, और Z और A दोनों यहाँ पर उत्पाद हैं। तो जो ये अभिकारक हैं, अगर इनमें देखें तो इनके जो अणुओं की संख्या है, अगर उत्पाद के अणुओं की संख्या के बराबर है तो हम कहेंगे कि जो हमारी समीकरण है वो संतुलित है। अगर ऐसा नहीं है तो हम कहेंगे समीकरण संतुलित नहीं है। अब यहाँ पर पूछा गया है कि संतुलित करना आवश्यक क्यों है। संतुलित करना आवश्यक इसलिए है क्योंकि जो समीकरण होती है, कोई भी रासायनिक समीकरण, वो द्रव्यमान के संरक्षण नियम का पालन करती हैं। द्रव्यमान संरक्षण नियम, द्रव्यमान के संरक्षण का जो नियम होता है वो ये बताता है कि जो द्रव्यमान है समीकरण में, वो द्रव्यमान क्या रहता है, संतुलित रहता है, दोनों तरफ, उत्पाद का भी और जो अभिकारक हैं उनका भी। तो मतलब कोई भी द्रव्यमान की हानि नहीं होती है, ना तो द्रव्यमान जो है बढ़ता है, तो उसमें कमी या उसमें ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं होता। द्रव्यमान दोनों तरफ का संरक्षित रहना चाहिए, कोई भी समीकरण हो। तो इस वजह से संतुलित करना आवश्यक होता है किसी भी रासायनिक समीकरण को। अगले प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न में देखें तो यहाँ पर बोल रहा है निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है, ये असंतुलित हैं, इनमें सिर्फ नाम दिया है, इनको हमको इस तरह से लिखना है। जो अगला प्रश्न है इसमें देखें तो इसके रूप में हमें लिखना है, सूत्र के रूप में लिखना है। पहला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड से और ये बना रहा है उत्पाद कैल्शियम कार्बोनेट और जल। इसके लिए अगर हम अभिक्रिया लिखें तो पहली जो अभिक्रिया है वो हो जाएगी, यहाँ पर हम पहला पॉइंट डाल लेते हैं, ये हो जाएगा CaOH का होल ट्वाइस क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, प्लस हो गया कार्बन डाइऑक्साइड तो CO2, और ये क्रिया करके बना रहे हैं CaCO3 प्लस जल बना रहे हैं, मतलब H2O, जल बना रहे हैं। तो ये रासायनिक अपक्रिया देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है संतुलित रासायनिक अपक्रिया लिखनी है। संतुलित है या नहीं इसको हम चेक करते हैं पहले। तो यहाँ पर हम पहले चेक कर लेते हैं ऑक्सीजन के अणु कितने हैं। इस तरफ देखें तो ऑक्सीजन के अणु 3 हैं और ये एक कितना हो गया, 4। तो ऑक्सीजन के कितने अणु हो गए, 4 हो गए। अब इस तरफ अगर देखें, अभिकारक की तरफ देखें तो अभिकारक में 2 हैं और यहाँ भी 2 हैं, तो यहाँ भी कितने हो गए ऑक्सीजन के, 4। मतलब ऑक्सीजन के ये अणु जो है संतुलित है दोनों तरफ। दूसरा देखते हैं कैल्शियम का 1 है, इधर भी कैल्शियम का 1 है, ये बराबर है। ऑक्सीजन का यहाँ 2 है, वो तो ऑक्सीजन हो चुका है। हाइड्रोजन का देखें 2 है यहाँ पर, तो हाइड्रोजन का यहाँ भी 2 है। मतलब हम देख सकते हैं कि जो हमारी अभिक्रिया है वो क्या है, संतुलित है। दूसरी अभिक्रिया लिख के देखते हैं। दूसरी अभिक्रिया क्या है, जिंक की अभिक्रिया हो रही है सिल्वर नाइट्रेट के साथ और ये बना रहा है जिंक नाइट्रेट और सिल्वर बाहर निकल रहा है, मतलब विस्थापन अभिक्रिया है, विस्थापन की अभिक्रिया है यहाँ पर। तो लिखते हैं इसको, ये हो जाएगा Zn प्लस ये अभिक्रिया कर रहा है सिल्वर नाइट्रेट, मतलब ये हो जाएगा AgNO3 के साथ सिल्वर नाइट्रेट, और ये अभिक्रिया करके बना रहे हैं ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस बना रहे हैं Ag। अब इसमें चेक करते हैं कि क्या दोनों तरफ संतुलित है अभिक्रिया। Zn 1 है, यहाँ पर भी 1 है, बराबर है, मतलब संतुलित है Zn। Ag यहाँ पर देखें 1 है, यहाँ पर भी 1 है, बराबर है। नाइट्रोजन अगर देखें तो 1 है, यहाँ पर कितने हैं, 2 हैं, मतलब ये संतुलित नहीं है अभिक्रिया, हमें पता चल गया। अगर एक भी परमाणु संतुलित नहीं है तो इसका मतलब कि पूरी की पूरी अभिक्रिया असंतुलित है। तो यहाँ पर संतुलित करने के लिए क्या होगा, अगर यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है, अगर यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दें हम तो Ag 2 हो गया, Ag 2 हो गया तो हम इसको 2Ag लिख लेते हैं। Ag तो हमारा संतुलित हो गया। नाइट्रोजन भी देखें तो संतुलित हो गया। ऑक्सीजन कितना है, 3 दूनी 6, 6 यहाँ पर है और यहाँ पर 3 दूनी 6, मतलब अब हमारी अभिक्रिया जो है वो क्या हो चुकी है, ये संतुलित हो गई है। ये हमारी अभिक्रिया संतुलित हो चुकी है। इसी तरह से यहाँ पर तीसरा और चौथा है, इसको आप खुद करके देख सकते हैं। आपको क्या करना है, जो सबसे परमाणु नंबर वाले जो तत्व हैं या
यहाँ पर हम बोल सकते हैं जो उत्पाद बन रहे हैं उधर हम क्या करेंगे, दोनों तरफ के परमाणुओं की संख्या को हमें संतुलित करना है। अगर हम संतुलित कर लेंगे तो हमारा समीकरण खुद ब खुद संतुलित हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे अगर देखें तो बोल रहा है निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए, जो कि उसी तरह का क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर थोड़ा सा पहले से अवक्रिया लिखी हुई है और इसको संतुलित करना है, सिर्फ ये असंतुलित समीकरण दिया है। इसमें पहले अवक्रिया है HNO3, ये अवक्रिया कर रहा है CaOH का होल ट्वाइस मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और बना रहा है कैल्शियम नाइट्रेट प्लस बना रहा है जल। तो इसमें हम देखते हैं संतुलन के लिए हम पहले हाइड्रोजन की गिनती करते हैं। हाइड्रोजन के अणुओं की गिनती करें, परमाणुओं की गिनती करें तो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2, मतलब हो गए इधर कितने, 3। इस तरफ अगर देखें तो हाइड्रोजन का यहाँ 2 हो गया, मतलब हमारी अवक्रिया संतुलित है, ये पता चल गया। संतुलन के लिए हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पर अगर यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, या इसको अवक्रिया को इस तरह लिख लेते हैं, HNO3 प्लस हो जाएगा CaOH का होल ट्वाइस, ये बना रहा है CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस बना रहा है जल मतलब H2O। यहाँ पर हम 2 से इसको गुणा कर दें, तो यहाँ पर 2 से गुणा करने के बाद हाइड्रोजन के अब देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 2 4 4 यहाँ पर हो गए, और इधर देखें तो यहाँ पर 2 हो गया, जो कि 2 की कमी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई करते ही हमारा हाइड्रोजन जो है वो संतुलित हो गया दोनों। अब हम देख सकते हैं कि जो हमारा समीकरण है ये पूरा का पूरा संतुलित हो चुका है। यहाँ पर 2 अणु हाइड्रोजन के, 4 अणु हाइड्रोजन के हैं, इधर भी 4 अणु हो गए उत्पाद में भी। कैल्शियम का देखें तो 1 अणु है, ये भी 1 अणु है। नाइट्रोजन का 1 है, यहाँ पर है 2, यहाँ पर है, यहाँ पर भी कितने हैं, 2 हैं। और ऑक्सीजन के यहाँ पर 3 हैं यहाँ पर, और यहाँ पर कितने हैं, 2 हैं। तो ये हो गए ऑक्सीजन के, माफ़ करिएगा, यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने हैं, 6 हैं, और यहाँ पर 2 हैं, मतलब 8 हो गए। और यहाँ पर भी देखें तो ऑक्सीजन कितने हो गए, यहाँ पर 2 हो गए और यहाँ पर 6 हो गए, मतलब 8 हो गए। तो मतलब हमारी समीकरण जो है ये क्या हो गई, संतुलित हो गई। इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं कि जो आगे के समीकरण हैं इनको भी आप संतुलित करें, और कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कि आपको ये कैसा लगा। और आपके कहीं भी कोई भी समस्या है इस अध्याय से रिलेटेड तो हमें कमेंट में लिख के बताएं, हम उसको जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और जुड़े रहिए डाउटनेट के साथ, ताकि हम कोई भी यहाँ से जो भी वीडियो भेजते हैं वो आपको आसानी से मिल सके।